सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक एवं एकांकी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्तुत हैं। आज मैं अपने लेक्चर में पर्दे के पीछे एकांकी उदय शंकर भट्ट जी द्वारा लिखित का व्याख्या भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उदय शंकर भट्ट जी का जीवन परिचय हम आपको स्लाइड में बता चुके हैं और उदय शंकर भट्ट जी का जो साहित्य में योगदान है वो भी हम आपको बता चुके हैं। पर्दे के पीछे एकांकी का पाठ परिचय भी आपको हम पूर्व के व्याख्यान में बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्दे के पीछे एकांकी का व्याख्या भाग। अब तक हमने देखा कि चांदीराम और जो सेठ का काका है और डॉक्टर है, इनके मध्य वार्तालाप हो रही है और ये लोग आपस में वार्तालाप करके कहते हैं, केवल दिखावा ही इनका मूल ध्येय है कि दिखावा ही होना चाहिए। वैसे तो ये अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर पैसे खर्च करना ये बिल्कुल नहीं चाहते। आगे देखिए डॉक्टर और चांदीराम की क्या बातें हो रही हैं। चांदीराम, सेवा का भाव रखा करो डॉक्टर साहब, स्वर्ग मिलेगा, राम राम राम। वो कहते हैं कि सेवा का भाव रखो और खुद कभी दूसरों की सेवा आज तक उन्होंने की नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र यहाँ सामने आता है विद्यार्थियों, जो बड़े लोग हैं उनका। डॉक्टर, कुछ चुप रहकर, पेट नहीं भरता सेठ जी, नहीं तो हम भी सेवा ही करते, क्योंकि मेरा जो आय है वो बहुत कम है, इसलिए मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। चांदीराम बोलता है, संतोष का फल मीठा होता है डॉक्टर साहब। अरे घीसालाल, राम राम जपना। यानी जो सेठ है वो राम राम जपना, देखिए विद्यार्थियों, जो इसका जो राम नाम का जपना है वो अभी भी जारी है। तो ये कितना एकदम पाखंड है। यदि हम राम का नाम लेते हैं तो हम उसको ध्यान में रखना चाहिए ईश्वर का नाम लेने के लिए, और बार बार बीच में सारा काम हो रहा है और राम 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 जपना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाखंड है, दिखावा है। तो ये दिखावा यहाँ उनके द्वारा किया जा रहा है। घीसालाल जी आया। चांदीराम, छीतर, इनकम टैक्स का क्या हुआ? माने वे लोग? सेठ, उनका भी इलाज किया जा रहा है। काका, उनका भी इलाज किया जा रहा है। देखिए इलाज शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पे सेठ ने, कि उनका भी इलाज किया जा रहा है। इलाज अर्थात जैसे वो कोई बीमार व्यक्ति हों। यहाँ इलाज का अर्थ ये है कि कुछ न कुछ घूसखोरी देकर उनका भी मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो हम पर कोई टैक्स वगैरह का जो है मामला, उसमें हमें बरी कर दें। चांदीराम गोमुखी हिलाता है, घीसा आता है, कितना काम हो गया रे। घीसालाल, तैयार है मामला, सब बहियाँ ठीक हो रही हैं, सब बहियाँ ठीक। उस समय जो हिसाब किताब रखा जाता था वो बहियों में ही रखा जाता था और उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है बहियों को, कि जिससे कि वो पकड़ में ना आए। चांदीराम भौरे में, हाँ समझा। सेठ, हाँ तो डॉक्टर साहब सोच लो, प्राइवेट इलाज करना तो तुम जानो ठीक नहीं है। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने सुना था काका कह रहे थे मंदिर से लौटते हुए कि डैश डैश डैश। अब सेठ कुछ न कुछ बातों में लेकर डॉक्टर को इस तरह से दबाव में लाने का प्रयत्न करता है जिससे डॉक्टर उसकी सारी बातें मान ले। डॉक्टर कहता है, सेठ जी फिर तनख्वाह ही बढ़ा दीजिए। उसके सामने डॉक्टर गिड़गिड़ाता है। सेठ, लूट का माल है डॉक्टर, या कोई भंडारा खोल रखा है? देखिए, लूट का माल है या कोई भंडारा खोल रखा है, यानी हम भी तो अपनी गाड़ी कमाई का ही जो ये धन है वो इकट्ठा किया है हमने। ये कोई भंडारा थोड़ी है किसी जो भी आया और उसमें से ले गया। चांदीराम गोमुखी हिलाकर एकदम से, तभी देश का बेड़ा गर्क हो रिया है डॉक्टर। देखिए कितनी बड़ी बातें ये करते हैं और
ऊंचे दुकान फीके पकवान वाली बात यहाँ में मुझे लागू होती दिख रही है कि जितने बड़े लोग हैं और उतने ही उनका छोटा काम है। कि कह रहे हैं देश का बेड़ा तभी गर्क हो रहा है कि लोग धंधा कम करते हैं और उसकी पगार ज़्यादा चाहते हैं। डॉक्टर काका साहब भूखे रहकर सेवा कैसे करें, सब कुछ इतना महंगा है। 3 बच्चे, बीवी, मैं, एक बूढ़ी माँ। डॉक्टर अपने पूरे परिवार का परिचय यहाँ करा देता है। कैसे गुजारा हो, आपके पास इतने मकान हैं, यदि एक मकान मिल जाए तो 40 रुपये किराए के बचें। देखिए डॉक्टर की हालत सचमुच नाजुक प्रतीत हो रही है यहाँ। सेठ, आजकल मकान हैं कहाँ, और जो हैं वे किराए पर हैं। 150 से कम तो किसी का किराया भी नहीं। यानी जो 150 रुपये डॉक्टर को दिए जा रहे थे पूरे महीने की तनख्वाह, वो तो सेठ कह रहा है कि यहाँ मकान का किराया ही आ जाता है उतना का। तो फिर आपको कैसे दे दूँ मकान, और मकान की तो नहीं ठहरी थी मतलब कि मकान की तो बात ही नहीं हुई थी कि मकान भी देना होगा। चांदीराम, आज मेरे सब मकान खाली करा दो तो देखो हर एक मकान 250-300 पर चढ़ता है कि नहीं। फिर पगड़ी 3000 की, मकान अलग। जो विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, जब किराए पर कोई दुकान या मकान लिया जाता है तो उसमें एक पगड़ी प्रथा होती है कि इतने रुपए की पगड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि 3000 तो पगड़ी के और बाकी 250-300 रुपये पर मंथ उसका किराया होगा। चलो इतना ही करो, किसी अफसर से मिलकर खाली करा दो। मैं अपने मकानों में से खोजकर एक तुम्हें 40 पर दे दूंगा। राम राम राम, जाओ बिजली पानी दे देना। यानी अभी भी सेठ जो है वो कह रहा है कि पानी बिजली का अलग किराया देना पड़ेगा, लेकिन मैं 40 रुपये में तुम्हें मकान दे दूंगा, लेकिन किसी अफसर से कहलाकर मेरा जो मकान है उसको खाली करा दो। सेठ, 30 तो बिजली पानी का ही पड़ जाता है सेठ जी। अच्छा एक काम करो डॉक्टर, मुझे तुम्हारा बड़ा ख्याल है, तुम्हारे 10 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। सिर्फ 2 लेख महीने में किसी अखबार में अस्पताल के संबंध में निकलवा दिया करो। बोलो है पक्की? यानी देखिए, सिर्फ 10 रुपये बढ़ाने के लिए वो सेठ उनको अखबारों में अपनी जो ख्याति है, जो आपका नाम है, वो प्रसारित करवाना चाहते हैं। तो ये लोग हैं इस तरह के कि अपना दिखावा इन्हें बहुत पसंद है। चांदीराम, देखो 10 रुपये थोड़े नहीं हैं, सेवा का काम है। और उन लेखों में संस्थापक अस्पताल का नाम जरूर छपे कि किस संस्थापक का ये अस्पताल है। राम राम जपना, वापस से वो अपना राम नाम का जो आलाप है वो जगाता है। और वह जो छपेगा ही, भला उसके बिना अस्पताल क्या। सेठ, अस्पताल से हमें क्या लाभ है, तुम ही सोचो। हमने तो सिर्फ परोपकार के ख्याल से यह काम शुरू किया है। मनुष्यों के लिए तो लाखों ने अस्पताल खोल ही रखे हैं, इन बेचारे पशु पक्षियों को भी कोई पूछने वाला तो हो। यहाँ तो बात सेठ ने अच्छी कही है कि मनुष्यों के लिए तो सब अस्पताल खोल देते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमने तो पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोला है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो जब किसी पशु पक्षी को दुखी बीमार देखूं हूँ, दया के मारे जी भरावे है। बिल्कुल एकदम ग्रामीण ठेठ लहजा है सेठ का कि मेरा तो मन ही भर जाता है कि मैं इसकी जितनी मदद हो सके उतनी करूं। चांदीराम, इनका तो दुख नहीं देखा जाता, नहीं तो हमें क्या पड़ी जो मुफ्त की मुसीबत मोल लें कि हम क्यों मुफ्त में ऐसी मुसीबत मोल लें। बोलो है मंजूर? राम राम राम, भला तुम सुबह शाम भजन भी करो हो, भजन किया करो भजन, सब पाप काटने वाला वही है। चक्र सुदर्शनधारी गिरधारी मदन लाल जी, मदन लाल जी। देखिए
यहाँ पर एक बार पुनः वो जो ढोंग है, जो धार्मिक आडंबर है, उसका सहारा लेता है चांदीराम और डॉक्टर को भी सलाह देता है कि वो भी धार्मिक आडंबर करे। देखिए, मैं धार्मिक आडंबर इसलिए कह रहा हूँ इसे कि जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं तो हमें एकांत चाहिए, या उसका हमें बखान नहीं करना है। ईश्वर का नाम तो हम मन ही मन ले सकते हैं, उसका स्मरण हम मन ही मन कर सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए एक तरह से यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं कि राम 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 राम, और अपनी गौमुखी है उसको भी बार बार हिलाते रहते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो हम आज के संदर्भ में भी ये देख सकते हैं कि लोग कितना ढकोसला करते हैं, कितना आडंबर करते हैं, और हकीकत में वो किस तरह के हैं, ये हमें देखना और समझना पड़ेगा। बड़ा मुनीम जी काका साहिब हाजिर आता है। चांदीराम, मुनीम जी, रामपत की फर्म से सब रुपए की वसूली हो गई? बड़ा मुनीम बोलता है, अभी तो काका साहब आधा रुपए दिया है, आधा कहते हैं आगे के महीने में देंगे। यानी जो हिसाब किताब जो बड़ा मुनीम है उसने किया है वो आधा ही हो पाया है, ऐसी बात वो सेठ को कहता है। उस बैरिस्टर ने इस मास का किराया नहीं भेजा। बैरिस्टर वकील, घासीलाल जा तो सही, किराया क्यों नहीं देता? घासीलाल, सवेरे गया तो था, कहता था सेठ से बोलो पहले हमारा मेहनताना दे 50 रुपये, फिर किराया देंगे। यानी यहाँ बात थोड़ी सी बिगड़ गई है, और जो सेठ है उसके जो 50 रुपये का किराया है वो नहीं देना चाहते लोग। चांदीराम और सेठ दोनों कैसा मेहनताना, किस तरह की मजदूरी है उनकी 50 रुपये की जो हमने नहीं दी? बड़ा मुनीम, वह अर्जी दावा दायर कराया था ना सोनीमल हरभजन के खिलाफ। जो बैरिस्टर जी हैं, जो वकील साहब हैं, उनके द्वारा जो सोनीमल हरभजन के खिलाफ जो अर्जी दायर करवाई थी ना, उसका जो खर्चा है वो मांग रहे हैं। सेठ, तो इससे क्यों कराया? अपना वकील कहाँ गया था? चांदीराम, आ गई ना मुसीबत, तभी तो कहता हूँ सोच समझ कर काम करो, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। कितना काम था, देखिए खुद कह रहे हैं कि आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। यानी ज़माना किससे बनता है? हमसे है ज़माना। हम यदि सही हैं तो पूरा ज़माना सही है, हम यदि गलत हैं तो पूरा संसार ही गलत होता है। ये व्यक्ति की सोच हो तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। बड़ा मुनीम, अपना वकील उस दिन कहीं बाहर गया था, मैंने कहा उसी से करा लो, बैरिस्टर की कुछ चलती तो है नहीं। दया आ गई, इसी से मुंशी ने अर्जी लिखी और बैरिस्टर ने दस्तखत करके कचहरी में पेश कर दी थी। यानी कोई इस तरह की कोई एक दरखास्त थी जो उस बैरिस्टर के थ्रू उन्होंने करवाई थी। चांदीराम, बस इतनी सी बात के 50 रुपये? हद हो गई, लूट है लूट। देखिए विद्यार्थियों, कितनी बड़ी बात उसने कह दी है कि इतनी सी बात के 50 रुपये, लूट है लूट। उसने कहो कुछ काम भी हो, 12 रुपये पर फैसला कर लो भाई, कम करके थोड़ा पैसा और उसको 12 रुपये कर लो, राम राम जपना। फिर से वो अपना जो दिखावा है, ढोंग है, वो आडंबर है, वो वापस से करता है। सेठ, हाँ फिर डॉक्टर साहब बोलो क्या सलाह है? सिर्फ 2 लेख, इससे एक तो तुम्हारा नाम होगा, उधर हमारा काम। और काम क्या? अस्पताल का सिर्फ प्रचार और प्रसार। चांदीराम, मान जाओ डॉक्टर साहब, चलो हो 10 बढ़ा दो, अपने ही आदमी हैं। डॉक्टर चुप रहकर, पर हर मास अखबार में छपवाना तो वे भी तो मांगेंगे, आखिर उनको क्या लाभ है अस्पताल की खबर छापने से? डॉक्टर भी कह देता है कि सब चीज़ें आजकल पैसों से हो रही हैं, अखबार में खबर छापनी है तो भी उसके पैसे लगेंगे। चांदीराम, क्यों लाभ क्यों नहीं? हम ही उस अखबार के ग्राहक बन जाएंगे और 2 को बना देंगे, एक तुम भी बन जाना। एक कंपाउंडर होगा, थोड़ा लाभ है, और फिर हम उससे हमारा कुछ काम बढ़ा तो उससे भी कुछ दे देंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस वार्तालाप से आप ये समझ गए होंगे कि ये जो सेठ हैं निहायत ही
कंजूस किस्म के इंसान हैं जो दूसरे पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहते और केवल अपना पेट ही ये भरना चाहते हैं और अपने पास ही ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करना चाहते हैं। आगे जैसे जैसे ये एकांकी और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनका जो चरित्र वो सामने आता जाएगा। विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्या भाग है इसको मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। आगे हम ऐसे ही अपनी व्याख्या लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।